हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं जिनका 25-29 सेशन है रांची यूनिवर्सिटी, तो रांची यूनिवर्सिटी के वैसे स्टूडेंट जिनका 25-29 सेशन है और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, उनका एग्जाम डेट आ गया है। और एग्जाम डेट 23 से है, 23 से। वैसे मारवाड़ी कॉलेज वाले लोगों का 20 तारीख से एग्जाम है। तो मेजर पेपर जो जिन लोगों का कॉमर्स मेजर पेपर है, कॉमर्स मेजर पेपर वाले लोगों का ये वीडियो उनके काम के लिए है और उनके लिए बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे रांची यूनिवर्सिटी के हैं और जो बीकॉम कर रहे हैं, सेशन जिनका 25-29 सेशन है, उनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम 23 और 20 तारीख से, मारवाड़ी वाले का 20 तारीख से और बाकी कॉलेजेस का 23 तारीख से शुरू हो रहा है। तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो CWH यूनिवर्सिटी चैनल है। इसी चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियो देने वाले हैं हर सब्जेक्ट का। तो जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। देखिए, वीडियो अगर अच्छा रन करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा व्यूज जाएगा और अच्छे कमेंट्स आएंगे, तो हम लोगों को भी मोटिवेशन लगता है कि चलो एक और वीडियो बना देते, थोड़ा और मदद कर देते, थोड़ा और मदद कर देते। और अगर वीडियो का व्यूज कम जाएगा तो हम लोग का मोटिवेशन लेवल भी गिर जाता है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जबरदस्त तरीके से वीडियो अगर चाहिए हर सब्जेक्ट का, तो वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि रांची यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे, मेरा टारगेट है रांची यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, वो सब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आर्ट्स के भी क्लासेस हम लोग कुछ कुछ मेजर पेपर का लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फाइनली हम लोग कॉमर्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉमर्स का मेजर पेपर जो बात कर रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, ये 25-29 सेशन का जरूर है, 25-29 सेशन का जरूर है, लेकिन इसके बाद वाले सारे सेशन में काम करेगा। अगर किन्हीं का सेशन 26-30 है तो 26-30 में भी ये काम करेगा। 25-29 के बाद के सारे सेशन में ये काम करने वाला है। वीडियो बहुत काम का है आपका। तो 25-29 या उसके बाद 26-30 या 27-31, उसके बाद जितने सेशन है सब में काम करने वाले हैं मेजर पेपर, MJ पेपर। पहला एग्जाम है MJ पेपर 1, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेजर पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम होने वाला है। तो सवाल है कि सर हम लोग तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको यूनिट बाय यूनिट पढ़ाने वाला हूं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एक यूनिट का, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हमने किया है, क्वेश्चन विथ आंसर, आंसर के साथ हमने कलेक्ट किया, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है। देखिए, ये हमने फर्स्ट यूनिट का, जो फर्स्ट यूनिट आपका है वह है थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, उसका हमने क्वेश्चन तैयार किया, क्वेश्चन आंसर, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग पढ़ाने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जितने चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो बच्चे न्यूमेरिकल पढ़े हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, हमारे इस PDF में डाला हुआ है। लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको न्यूमेरिकल कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ सारा थ्योरी करने वाले हैं, लेकिन हमारे जो PDF है उसमें न्यूमेरिकल भी डाला हुआ है, आप न्यूमेरिकल चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो। अगर आप बोलोगे तो न्यूमेरिकल चैप्टर्स में मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से कौन सा यूनिट से। जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको थ्योरी ज़्यादा पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का नाम ही है थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। तो यहाँ थ्योरी आपको ज़्यादा पूछने वाला है। तो आज हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट बाय यूनिट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जो कि झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूनिट बाय यूनिट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है एग्जाम के टाइम में। दोस्तों, जो बच्चे अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए और एप्लीकेशन से PDF नहीं खरीदे, मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन से जाके PDF खरीदिए, क्योंकि हम लोग डिजिटल गैस पेपर लेकर आए हैं। एक ऐसा गैस पेपर जो आप PDF फॉर्म में खरीदिए, चूंकि अब ये वीडियो से आप लिख नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो ये PDF अगर आपके पास रहेगा तो PDF से आप पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट के PDF डाले हुए वहां पे। तो आप पहले से पढ़ो, वीडियो लेट से भी जा सकता है, लेकिन आप पहले पढ़ो। वीडियो ऐसे भी एग्जाम से 2 दिन पहले ही जाएगा, तो आपको पहले से पढ़ के रखना है। तो पहले से पढ़ने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट का PDF चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट का PDF चाहिए सर? तो मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, BAC पेपर हो, MDC पेपर हो, SEC पेपर हो, और IKS पेपर हो, और AEC पेपर हो। ध्यान रखिएगा, अभी आप लोगों को सिर्फ MDC में चॉइस दिया है, बाकी सारे पेपर कंपलसरी है। MDC में आपको चॉइस नहीं दिया, आप लोग को ऑफिस मैनेजमेंट फिक्स है। MDC ऑफिस मैनेजमेंट फिक्स है आप लोगों का, और सेक पेपर में भी आप लोगों का फिक्स है, IKS में फिक्स है, AEC में फिक्स है, और माइनर पेपर जिसको AC कोर्स बोलते हैं, AC एसोसिएटेड कोर, वो भी फिक्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसी तरह से यूनिट बाय यूनिट हम लोग डाल रखे। कहाँ पे डालें सर, कैसे मिलेगा सर? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। और जब CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, लॉगिन करिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। जैसे OTP सबमिट हो जाएगा, आपको एक बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, पर्सनल डिटेल डालिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा, आपको कैटेगरी में पूछेगा कि कौन से कैटेगरी के कोर्स देखना चाहते हैं। तो ऊपर आएगा जैक कॉमर्स, जैक साइंस, जैक आर्ट्स, नीचे आएगा ऑल यूनिवर्सिटी। आप ऑल यूनिवर्सिटी में क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। उसके बाद स्क्रीन पे आपका पास 2 ऑप्शन दिखेगा, पेड वीडियो कोर्स,
पेड पीडीएफ कोर्स। तो अब अभी आप वीडियो कोर्स मत खरीदो 25-29 के लिए, आप सेमेस्टर 2 में वीडियो कोर्स खरीदना। अभी आप पेड पीडीएफ कोर्स में चले जाओगे, जैसे जाओगे आपको रांची यूनिवर्सिटी दिख जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी में जाओगे सेमेस्टर दिखेगा, सेमेस्टर में जाओगे आपका अपना कोर्स दिख जाएगा कॉमर्स का, आप वहाँ से बाई कर लेना, सारा कंटेंट डाला हुआ है। आर्ट्स के लिए भी हम लोग इसी तरह से डाल रहे हैं, तो आर्ट्स के लिए भी कंटेंट वहाँ पे डाला हुआ है, आर्ट्स के बच्चे भी खरीद सकते हैं। साइंस का भी हम लोग पूरा कंटेंट नहीं बनाए हैं, इसलिए साइंस के बच्चे वहाँ नहीं खरीदें। कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट वहाँ से पीडीएफ खरीद सकते हैं। अभी आपको पीडीएफ खरीदना है, सर प्राइस क्या होगा सर, तो 199, इससे ज़्यादा तो गैस पेपर में आप खर्चा कर दिए होंगे। 30 रुपया का एक गैस पेपर है, अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते थे तो 7 या 21 210 रुपया का तो गैस पेपर आप खरीदें। और गैस पेपर से आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन इससे आएगा, इससे आएगा, उसका 100% गारंटी है, इससे आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने यूनिट बाय यूनिट बनाया। गैस पेपर तो आए वहीं छाप देता है, हमने यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया। तो जरूर इसको देखिए, और जब एग्जाम में आए तो कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं कर देना, याद रखना है, धुआं धुआं कर देना है कमेंट सेक्शन में। तो 199 में जाके आप खरीद सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। आपको मालूम है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को मालूम है, 2 ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एग्जाम पैटर्न थोड़ा समझिए। एग्जाम पैटर्न इसलिए समझा दे रहे क्योंकि पहला बार एग्जाम देने जा रहे हो आप सेमेस्टर का, उसके बाद आपको नेक्स्ट बार में समझाने की जरूरत नहीं। हम जो ये समझा रहे हैं वो मेजर पेपर का समझा रहे हैं। मेजर पेपर कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का, 100 मार्क्स में से 75 ही बोल दो, 100 मार्क्स में से ध्यान रखिएगा, 100 जो मार्क्स होगा उसमें से हम लोगों को 75 मार्क्स का एग्जाम लिखना है। 75 मार्क्स का क्या करना है, एग्जाम लिखना है, जिसको बोलते हैं ईएसई, इंड सेमेस्टर एग्जाम, जो अभी लिखने जा रहे हैं। और 25 मार्क्स का जो होता है वो होता है MIA या सेमेस्टर इंटरनल, SIE होता है, सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन। जो इंटरनल एग्जाम आप 25 नंबर का दिए होंगे, मेजर पेपर का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। तो अभी ये तो आप दे चुके हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल एग्जाम, जो दे चुके हैं। अब एक्सटर्नल में 2 पार्ट में 2 ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ग्रुप ए जो कंपलसरी ग्रुप होता है, कंपलसरी मतलब इसमें सबका जवाब देना होगा, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सबका जवाब देना होगा। और दूसरा होता है ग्रुप बी जो ऑप्शनल होता है। ग्रुप बी ऑप्शनल होता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछेगा, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अकेला 5 मार्क्स का पूछेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो अकेला 5 मार्क्स का पूछेगा, कोई चॉइस नहीं, तो 15 मार्क्स का हो गया। इधर 15 नंबर का एग्जाम होने वाला है इधर। अब बात करते हैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 7, उसमें से आंसर करना होगा 4 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, ये लॉन्ग आंसर होगा, तो 15 × 4 60 मार्क्स, तो 60 नंबर ये और 15 नंबर ये, टोटल मिला के 75 नंबर का परीक्षा पूछेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपका 100 मार्क्स का जो पैटर्न है उसमें से 75 नंबर का इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो भी आप देने जा रहे हैं फाइनल एग्जाम। और ये होता है SIE का मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम, जो सेमेस्टर में इंटरनल हो आप दिए होंगे मेजर पेपर का 25 नंबर का। अभी 25 नंबर कैसे बटा होता है उसको हम डिटेल नहीं बताएंगे, वो तो हो चुका है। तो 75 नंबर में इंड सेमेस्टर एग्जाम में 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कंपलसरी ग्रुप है, सब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो 3 क्वेश्चन पूछेगा। ग्रुप फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर या 5 क्वेश्चन, MCQ नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। 1 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 5 नंबर का, तीनों बनाना है, एक भी छोड़ना नहीं, 15 नंबर। अब ग्रुप बी में क्या 7 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से कोई भी 4 आप बना सकते हैं। इस यहीं पे फायदा मिलता है बच्चों को कि कोई भी 4 का मतलब है जब न्यूमेरिकल नहीं बनने लगता है तो लोग थ्योरी अटेम्प्ट कर लेता है, तो थ्योरी बनाना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में कोई भी 4 बनाना। एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो आधा पेज लिख के मत आइएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा भैया। आपको 15 नंबर का मतलब है कम से कम 2 से 3 पेज लिखना है, तो 2 से 3 पेज आपको लिखना है, 4 क्वेश्चन ही लिखना है। तो 15 चौके 60 नंबर और इधर 15 नंबर 75 नंबर। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है जो इस बार एग्जाम होने वाला है। तो पैटर्न को समझिए आपके रांची यूनिवर्सिटी का। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमने पैटर्न बता दिया, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा यूनिट बाय यूनिट करके, हर यूनिट का कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है, तो लगे रहते हैं। चलते अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। बहुत प्रचार कर लिए, अब क्लास। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है। तो हम लोग सब जानते हैं लेखांकन का मतलब है व्यवसाय के लेन देनों को लिखने का तरीका। होता है कि बिजनेस के जितने ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, टेक्निक है, वो अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, सारा काम अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो अकाउंटिंग क्या है, यहाँ लिखा हुआ बहुत, देखिए अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। हिंदी में भी लिखा है, जो हिंदी माध्यम वाले वो देखें, लेखांकन वह कला है जिसके द्वारा वित्तीय प्रकृति के लेन देनों घटनाओं को मुद्रा के रूप में सार्थक ढंग से अभिलेखन
करना, वर्गीकरण करना, संक्षेपण करना, उनके परिणामों की व्याख्या करना शामिल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आपको मालूम है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वे यूजर होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, फिर भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मालिक हो गया, मैनेजमेंट हो गया। एक्सटर्नल यूजर वो यूजर होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं, फिर भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे क्रेडिटर हो गया। देखिए यहाँ पे ये सब ऑनर है, मैनेजमेंट, ये इंटरनल है, और इन्वेस्टर जो है एक्सटर्नल यूजर है, क्रेडिटर ये सब बाहर वाले यूजर है जो बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। यूजर मतलब जिनको बिजनेस का हिसाब किताब देखना है, उसको बोलते हैं उपयोगकर्ता। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की गुणात्मक विशेषता क्या है। तो 4 ही 5 विशेषता गुणात्मक यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले एक अच्छा लेखांकन क्या होना चाहिए। तो एक अच्छा लेखांकन वो होता है जो रिलेवेंट होता है। रिलेवेंस का मतलब आज के हिसाब से सही। एक अच्छा लेखांकन वो होगा जो आज के हिसाब से सही होगा, रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरा, एक अच्छा अकाउंटिंग वो होगा जो रिलायबल होगा, विश्वसनीय। तो विश्वसनीय होने का मतलब होता है कि लोग उस पर विश्वास कर सके, हाँ इसका हिसाब सही होता है। एक अच्छा अकाउंटिंग वो होता है जो कंपेरेबिलिटी रखता है, जहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं 2 साल के डेटा का। एक अच्छा अकाउंटिंग वो होता है जो अंडरस्टेबिलिटी रखता है। अंडरस्टेबिलिटी मतलब इजी वे में लोग उसको समझ सके, आसानी से लोग उसको समझ सके। एक ऐसा अकाउंटिंग अच्छा अकाउंटिंग वो होना चाहिए। टाइमलेस, समयबद्धता, समय के हिसाब से सेट होना चाहिए एक अच्छा अकाउंटिंग। तो एक अच्छे अकाउंटिंग में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छे लेखांकन में यह सारी विशेषताएं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक अच्छे लेखांकन में यह सारी विशेषताएं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है। एक अच्छा अकाउंटिंग इस तरह का होगा, क्या क्या होगा, रिलीवेंस होगा, रिलायबिलिटी होगा, कंपेरेबिलिटी होगा, अंडरस्टेबिलिटी होगा, टाइमलेस होगा। आगे लिखा है, व्हाट इज कैश बेसिस अकाउंटिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग 2 बेसिस पर होता है। अकाउंटिंग के 2 बेस होते हैं, लेखांकन के 2 बेस होते हैं। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है क्रेडिट बेसिस, जिसको एक्यूरल बेसिस बोलते हैं। एक्यूरल बेसिस, कैश बेसिस में रिकॉर्ड होता है, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। कैश बेसिस में केवल नगद लेन देन को लिखा जाता है, नहीं केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी बिजनेस में केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो समझो वहां पे कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज हो रहा है। और जब कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, कैश एंड क्रेडिट प्लस क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो समझो हमारे यहाँ एक्यूरल बेसिस हो रहा है। कोर्ट एक्यूरल बेसिस को सही मानता है क्योंकि ज्यादातर बिजनेस कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। नगद हो रहा है तो भी लिखेंगे, उधार हो रहा है तो भी लिखेंगे। कैश बेसिस वही रिकॉर्ड किया जाएगा जहां पे केवल कैश ट्रांजेक्शन होता है, जैसे सिनेमा हॉल, वहां उधार नहीं चलता है। सरकारी विभाग, उधार नहीं चलता है। तो जहां उधार चलता ही नहीं है वहां पे कैश बेसिस अकाउंटिंग लगता है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग का एक ऐसा बेस जहां पे केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर किया जाता है। लेकिन एक्यूरल बेस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्यूरल बेस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यहां तक समझ गए एक्यूरल बेस और कैश बेस। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग एक ऐसा बेस है जहां पे हम केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज इंडियन INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। INDAS क्या है। तो बोलता है भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक लेखांकन मानक है। लेखांकन मानक, ये मानक IFRS इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार कन्वर्ट करके बनाए गए हैं। यानी ऐसे लेखांकन मानक जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया है, जो IFRS को ध्यान में रख के बनाया गया है। हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था लेखांकन मानक, बाद में उसको बदल के INDAS बना दिया गया। जो IFRS को ध्यान में रख के बनाया गया उसको INDAS कहते हैं। IFRS क्या है, एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया के लिए लागू होता है। इसका नाम ही फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया के लिए लागू होगा। यानी ये किसके ऊपर लागू होता है, तो ये वैसी कंपनियों के ऊपर लागू होता है जो मल्टीनेशनल बिजनेस करती है। यानी हमारी कंपनी अगर बहुत सारे देशों में बिजनेस करती है तो हमारे यहाँ IFRS लगेगा, और हमारी केवल कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है तो हमारे ऊपर IFRS नहीं लगेगा, हमारे ऊपर जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। ये देखिए वेरी शॉर्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बोलता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो लेखांकन के क्या क्या काम है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन का। अकाउंटिंग में हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन का। अकाउंटिंग में हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बनाना, क्लासिफिकेशन मतलब लेजर बनाना, समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ हम डिटेल स्टडी करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। जो भी हम समझ पाते हैं डिटेल स्टडी के द्वारा उस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक
जानकारी पहुंचाते हैं और फिर हम मदद होता है डिसीजन मेकिंग में। जब हमको जानकारी मिल जाता है किसी कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में, तो हम उससे आसानी से डिसीजन ले सकते हैं, इजिली उसको डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का फायदा क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है इसमें। अकाउंटिंग का फायदा होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है, निर्णय लेने में मदद होता है। अकाउंटिंग का तीसरा फायदा है इससे ही प्रॉफिट और लॉस निकाल पाते हैं हम लोग। इसका फायदा है कि शो फाइनेंशियल पोजीशन, आपको वित्तीय स्थिति की जानकारी हो जाती है, कितना एसेट है, कितना कैपिटल, कितना लायबिलिटी है। हेल्प इन टैक्सेशन एंड लीगल कंप्लायंसेस, टैक्स कैलकुलेट करने में भी अकाउंटिंग मदद करता है। और जब लीगल कंप्लायंसेस आते हैं, कोई कानूनी दाव पेच आता है, वहाँ भी अकाउंटिंग मदद करता है। सिर्फ अकाउंटिंग के फायदे नहीं, घाटे भी है। क्या क्या घाटा है? पहला घाटा देखिए अकाउंटिंग का, रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी। अकाउंटिंग में केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो कि पहला डिमेरिट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होता है, यानी पीछे के डेट अमाउंट को हम लोग लिखते हैं, प्रेजेंट के अमाउंट को नहीं लिखते। जैसे कोई जमीन 1 लाख में खरीदे और आज उसका कीमत है 10 लाख रुपया, तो हम लोग जब भी लिखेंगे तो 1 लाख पर लिखेंगे, जो कि गलत है। हिस्टोरिकल अकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट अकाउंटिंग होना चाहिए। लेकिन भारत में अभी भी हिस्टोरिकल अकाउंटिंग चलता है, जो डिमेरिट है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, हो सकता है डेटा का हेरा फेरी हो सकता है, सही से अगर अकाउंटिंग नहीं हुआ तो डेटा को छेड़छाड़ कर सकता है लोग, इस बात का मतलब पॉसिबिलिटी रहता है। इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जितने क्वालिटेटिव फैक्टर है उसको इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं, हम सिर्फ रुपये पैसे की बात करते हैं। और डिपेंड्स ऑन ह्यूमन जजमेंट, अब बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पे इंसानों का अपना जजमेंट होता है, हर व्यक्ति का सोच अलग होता है, कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं बना हुआ है, जिसके कारण लोग अपने हिसाब से अपना अकाउंटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है देखो, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस क्या होता है अभी बताए थे। कैश बेसिस कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जहाँ पे केवल कैश ट्रांजेक्शन होगा। दोनों मंत्र दिया है क्या? देखिए इस तरह दिया है। कैश बेसिस क्या है? आय का लेखा केवल नगद प्राप्ति पर किया जाएगा, नहीं तभी हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास पैसा आएगा, और तभी हम पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे जब मेरे पास पैसा जाएगा। यानी कैश खाली आएगा जाएगा तभी लिखेंगे। और अगर कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करना हो तो एक्रूअल बेसिस। कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हो तो एक्रूअल बेसिस, और केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हो तो कैश बेसिस। याद रहेगा, कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल में, और कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए ये सब देखिए, ये छोटे बिजनेस के लिए कैश बेसिस छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल है, बड़े बिजनेस के लिए तो दोनों चलेगा, कैश और क्रेडिट दोनों, तो एक्रूअल बेसिस वहाँ पे यूज होता है। अब अगर इसको आप पीडीएफ को आराम से घर में बैठ के पढ़िएगा, पीडीएफ खरीद के, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आराम से सबका क्वेश्चन आंसर किया हुआ है, कोई मेहनत नहीं करना है, जो किया हुआ है उससे बाहर नहीं आएगा, उतना क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है लेखांकन अवधारणाओं और परंपराओं में अंतर बताइए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्वेंशन क्या है, दोनों में डिफरेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट। बोलता है ये लेखांकन की मूलभूत धारणाएं और सिद्धांत है। दीज आर द बेसिक एजम्पशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि दोनों अलग अलग चीज नहीं, एक ही चीज है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये लेखांकन में अपनाई जाने वाली समानता स्वीकृत प्रथाएं हैं। कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो जनरली एक्सेप्टेड होता है, सब लोग इसको बोलते हैं प्रथा है, ये धारणा है, एक ही चीज है। ये प्रथा मतलब चलते आ रहा है, और ये धारणाएं हैं। इसका नेचर क्या होता है? ये प्रिंस सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक मतलब इसके पीछे लॉजिक है, और इसके पीछे जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोई लॉजिक नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये लेखांकन को बेस प्रोवाइड करता है, ये लेखांकन को रियल मार्गदर्शन देता है व्यवहारिक। जैसे इसमें आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़े होंगे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़े होंगे, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़े होंगे, और इसमें आता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी, मेटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर एजम्पशंस, ये हम लोग पढ़े थे। इसका है लेखांकन, इसका उद्देश्य क्या है? तो लेखांकन का सैद्धांतिक एक प्रिंसिपल और या फंडामेंटल या बोल सकते हैं थियोरेटिकल बेस प्रोवाइड करना, और इसका मतलब है कि आज के हिसाब से रिलेवेंट करना, आज के हिसाब से सही बनाना। लेखांकन मानक का फायदा क्या है? तो देख लीजिए यहाँ पे लेखांकन मानक क्या है। पूरे देश में बोलता है ना, वन नेशन वन अकाउंटिंग सिस्टम। लेखांकन मानक क्यों बनाया गया? बनाया इसलिए गया कि एक देश है तो एक जैसा अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। जो टाटा कंपनी लिख रही है वही रिलायंस लिखेगा, वही जिंदल लिखेगा, वही मित्तल लिखेगा, यानी एक देश तो एक अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। वही फायदा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो देखिए यहाँ लिखा है सबसे पहला फायदा यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, यानी पूरे देश में एक जैसा अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम, पहला फायदा। दूसरा कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप 2 साल कंपनियों के बताओ, एक है टाटा कंपनी और एक है रिलायंस, दोनों के बैलेंस शीट को आप कंपेयर कब करोगे? जब दोनों एक जैसा हिसाब रखेगा तब ना, अलग अलग रखेगा तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर एक जैसा अकाउंटिंग रहेगा तो आप कंपेयर कर सकते हैं 2 साल के 2 कंपनियों के डेटा का। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टाटा बोल रहा है हमको 4 करोड़ का फायदा हुआ, रिलायंस बोल रहा है 5 करोड़ का फायदा हुआ, हम लोग विश्वास कैसे कर ले रहे हैं?
इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों सेम सिस्टम रखा होगा, इसलिए विश्वास करते हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है रियल में, वो पता तब चलेगा जब अकाउंटिंग होगा। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर अगर अकाउंटिंग होगा और वन एक सिस्टम से अकाउंटिंग होगा तो हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प हो पाएगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया है। जैसे दो कंपनी अगर सेम सिस्टम से चलती है, एकदम एक जैसा हिसाब लिखती है, और तब अगर किसी का प्रॉफिट 30% और किसी का प्रॉफिट 28% है, तो हम मानते हैं 30 वाला अच्छा है। लेकिन अलग अलग सिस्टम से रिकॉर्ड करेगा तब कैसे पता चले कौन अच्छा है। रिड्यूस फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, जितने फ्रॉड होते हैं वो और या मैनिपुलेशन होता है सबको रिड्यूस करता है। और लीगल कंप्लायंसेस, जब कानूनी कोई दांव पेच आ जाता है तो वहां पे आपको ये मदद करता है अकाउंटिंग। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यूनिट 1 में क्या पूछेगा, तो चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्लेन अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अकाउंटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है लेखांकन एक ऐसी पद्धति है जहां से बहुत सारी सूचनाएं आपको पता चलती है। अकाउंटिंग से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता है, बहुत सारी सूचनाएं आपको पता चलती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि अकाउंटिंग एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जहां जहां हम कलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डेटा, जहां पे अपने बिजनेस से रिलेटेड वित्तीय आंकड़ों को संग्रह करते हैं, जहां अपने बिजनेस से रिलेटेड वित्तीय आंकड़ों को क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। जहां पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, जहां पे उसका क्लासिफिकेशन करके लेजर बनाते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल बनाना, लेजर बनाते हैं, जहाँ पे हम सबराइजिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। याद रखिए तलपट बनाते हैं, जहाँ पे हम इंटरप्रेट करते हैं उस डेटा को, डिटेल स्टडी करते हैं। डिटेल स्टडी आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, उसी को बोलते हैं इंटरप्रेट करना, डेटा को समझने का प्रयास करना। उसके लिए आप पढ़ते थे रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सब पढ़ते थे। और जब वो सब के बाद आप एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, जब आपको लगता है हाँ यही जानकारी सही होना है, तब आप उस जानकारी को कम्युनिकेट करते हैं। किन को कम्युनिकेट करेंगे, किन तक अपनी जानकारी को भेजेंगे, तो देखिए इन लोगों तक अपनी जानकारी को भेजेंगे। चाहे वो मालिक को बताएंगे, मैनेजर को बताएंगे, इन्वेस्टर को बताएंगे, क्रेडिटर को बताएंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे, एम्प्लॉय को बताएंगे और कस्टमर को बताएंगे। इन सब लोगों को एक कंपनी अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, अपना इन्फॉर्मेशन भेजती है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एज इन्फॉर्मेशन, क्या फायदा, तो ये सब जानते हैं। अगर हम सही से अकाउंटिंग बनाएंगे तो डिसीजन लेने में हेल्प होगा, प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल में करने में हेल्प होगा, ताकि बिजनेस को सही तरीके से ग्रोथ कर पाएं। मेजर बिजनेस परफॉर्मेंस को हम मेजर कर पाएंगे कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। तो लिखा हुआ रहेगा तब ना, तो जब हमारा हिसाब लिखा रहेगा तो हम देख पाएंगे। इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी की, लेन देन जो भी हो रहा है कुछ छिप तो नहीं रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और लीगल कंप्लायंस है, जो कानूनी दायित्व है कि कोर्ट अगर मांग देगा कभी, तो आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप दिखा सकते हैं ना। सेकेंड है एक्सप्लेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्वेंशंस इन डिटेल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्वेंशन को समझे। देखिए अभी आपको बता चुके थे प्रिंसिपल और कॉन्वेंशन में ऊपर में डिफरेंस बता चुके हैं। प्रिंसिपल और कॉन्वेंशन एक ही चीज होता है, बस ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे समाज में सिद्धांत बने हुए ना, कुछ सिद्धांत है उसका लॉजिक है, इस प्रिंसिपल के पीछे लॉजिक रहता है। लॉजिक मतलब तुम बोलोगे प्रूव करो तो कर देगा, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ये प्रैक्टिकल होता है, नहीं बोलता एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस से जो आता है ना, एक्सपीरियंस, कोई लॉजिक नहीं है, एक्सपीरियंस से आता है। तो अगर आपके पास कोई चीज एक्सपीरियंस से आया है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेंशन। क्या बोलते हैं, कॉन्वेंशन। और अगर किसी के पीछे लॉजिक है तो वो कहलाता है प्रिंसिपल। तो ध्यान रखिएगा जो सिद्धांत होंगे लेखांकन के, उसके पीछे लॉजिक होंगे। पूछिएगा कैसे, कब, किस तरह होगा, तो सब बता देगा। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, ये बोलता है कि रियल लाइफ में यूज करते करते लोग समझ गए। जैसे हमारे यहाँ एक पुराना कॉन्वेंशन है, बता देते, कोई भी शाम में जब दुकान बंद करेगा ना तो बोलेगा दुकान बंद करें, तो बोलता है नहीं बंद नहीं करे, बढ़ा रहे हैं दुकान, दुकान बढ़ा दिए। बढ़ाना मतलब क्या होता है, बंद क्यों नहीं बोलता है, तो बोलता है कि नहीं बंद करना नेगेटिव बात होता है, बंद मतलब होता है कि क्लोज हो जाएगा। जबकि बड़ी बड़े विदेशी कंपनियों को बोलेगा था, बोलता है हाँ अभी तो बंद कर दिए, उसे कुछ नहीं। लेकिन बाकी हमारे भारत में एक कॉन्वेंशन है, एक परंपराएं चल रही, प्रैक्टिकल अप्रोच है कि बढ़ाना बोलते हैं, बंद नहीं करना बोलते हैं। सुबह सुबह उधार नहीं बेचेंगे, क्या है, कॉन्वेंशन है, कोई लॉजिक है उसके पीछे, पूछो तो कोई लॉजिक है जो सुबह उधार नहीं बेचे, बोलता है बोहनी टाइम उधार नहीं बेचेंगे, तो कोई लॉजिक है नहीं, कॉन्वेंशन है। बोला अरे ना भाई सदियों से चल रहा है, सब बिजनेसमैन बोलता है, हम भी बोलते हैं, कोई लॉजिक उसके पीछे नहीं। लॉजिक अगर बोलिएगा कि प्रूव करो इसको, तो कोई प्रूव नहीं करेगा, लेकिन उसके पास कॉन्वेंशन है। तो कुछ कॉन्वेंशन होते हैं जिसके पीछे लॉजिक नहीं होता, बस नहीं बोलता थेथरलॉजी है, ये थेथरलॉजी वाला ये बात है कि हम मानते हैं भैया तो मानो, कोई दिक्कत नहीं। कौन प्रिंसिपल के पीछे लॉजिक होंगे, प्रिंसिपल के पीछे लॉजिक होंगे, उसके पीछे कारण होंगे। जब आप पूछिएगा क्यों कैसे, तो सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्वेंशन का, तो कॉन्वेंशन के पीछे कोई लॉजिक नहीं होते, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। बोला देखा गया ऐसा, ऐसा देखा गया, ऐसा होता है, हम भी सुने हैं ऐसा, तो ये होते हैं
कॉन्वेंशन। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, दोनों का डिफरेंस बता दिया गया था। यहाँ देखो दोनों का अंतर फिर वही सेम चीज दिया हुआ है। अब यहाँ लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे है? तो सिंपल बता रहे हैं, लेखांकन मानक वे दिशा नियम और दिशा निर्देश हैं जो लेखांकन मतलब एक कंपनी अपना हिसाब किताब कैसे लिखेगी उसके लिए भारत सरकार ने एक नियम बना रखा है, उसी नियम को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसके बनने के पीछे क्या कारण है, कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले भारत सरकार एक संस्था बना रखी है जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसने एक बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है ASB, यानी सबसे पहले ICAI ये पता करता है, जरूरत महसूस करता है कि क्या आज के समय में एक बिजनेस को चलाने के लिए और भारत में बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या कोई नियम का जरूरत है, एक्स्ट्रा नियम का। नियम तो बने हुए, कुछ और नियम बनाने की जरूरत है, ये सबसे पहले फील करता है और फिर ये मैसेज भेजता है ASB को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि पहचानिए कि क्या और नियम बनाने की जरूरत है, अभी तो नियम बने हुए, क्या और नियम बनाने की जरूरत है। अगर इसको लगा कि हाँ और नियम बनाने की जरूरत है तो भेजेगा किसको, ASB को, क्या बनाने के लिए, ड्राफ्ट की तैयार करो, इसको कैसे लागू करें। एक नया नियम बन रहा है, एक नया नियम अकाउंटिंग का बना तो कौन बनाना शुरू करता है, ASB ड्राफ्ट तैयार करता है, रूल्स का एक ड्राफ्ट को लेकर जाता है ICAI, फिर उसमें पब्लिक का कमेंट, सजेशन, सरकार से कमेंट और ये अपना व्यू ओपिनियन देता है। सब जब मिल जाता है तब फिर लगता है कि अच्छा सब कुछ सही रहा तो समझिए कि ड्राफ्ट को रिवाइज किया जाता है, फिर से एक बार देखो, रिव्यू करो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और जब रिवीजन में लगता है कि सब कुछ सही है तो उस ड्राफ्ट को अप्लाई कर दिया जाता है और देश को एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाता है। जैसे अप्रूवल मिलेगा फिर आपको नोटिफाई किया जाएगा, गैजेट्स ऑफ इंडिया, भारत का जो गैजेट है भारत सरकार का, उसमें छाप दिया जाएगा कब देश में एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, एक नया सिस्टम बन गया है। इस तरह से भी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, ये बनने का प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसलिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी हो, हर कंपनी एक जैसा नियम लिखे, एक जैसा नियम लगाए अपने बिजनेस के हिसाब किताब को लिखने के, कंपेयर करने में आसान पड़ेगा। तो अगर दोनों कंपनी सेम सिस्टम से लिखेगा तो तुलना आसान पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी आसानी से हो जाएगी, हम ये पकड़ पाएंगे। अगर एक CA मान लीजिए टाटा का नियम कोई CA सीख के गया है तो रिलायंस में भी तो ऑडिट कर सकता है, लेकिन अलग अलग नियम होगा तो कितना परेशानी होगी। रिलायबिलिटी, लोग विश्वास भी कर पाएंगे। बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही तो बता दिए सारा चीज। अब लिखा है एक्सप्लेन AS, INDAS, IFRS तीनों चीज को। सबसे पहले क्या था, AS था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाद में आया IFRS और अभी इंडियन INDAS आ गया। तीनों चीज समझिए, भारत में पुराने जमाने में देखिए यहाँ लिखा है कि वे लेखांकन नियम और दिशा निर्देश जिन्हें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यहाँ लिखा भाई ICAI द्वारा जारी किया गया है, जो भारत के हर कंपनी को अपने यहाँ लागू करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू हो चुके हैं, जिसमें से 3 को हट चुके हैं, तो 29 अभी लागू हैं, 30, 31, 32 को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, पहला चीज। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत सरकार जारी किया, जबकि ये जारी कौन किया था, ICAI जारी किया था कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। INDAS भारत सरकार, देखिए भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय MCA द्वारा, MCA का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा भारतीय लेखांकन मानक यानी INDAS जो जारी किया गया, जो किसके अनुसार है, IFRS के अनुसार है। और ये इसलिए जारी किया गया है कि जब IFRS पूरी दुनिया में लागू हो गया तो उसके नियम भारत के ऊपर भी लागू हो, उसके लिए भारत सरकार का जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, कॉर्पोरेट मंत्रालय जो है, उसने INDAS जारी कर दिया। IFRS क्यों जारी हुआ, तो देखिए होता क्या था कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी 4 देश में बिजनेस करे, चारों देश का अपना नियम, इंडिया का अपना नियम, चाइना का अपना नियम, जापान का अपना नियम और अमेरिका का अपना नियम। सवाल है खाता कैसे बनाएंगे भाई, सबका अपना अपना नियम है, तो इसीलिए बोला गया वन, अभी हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या बोला गया था, वन नेशन वन अकाउंटिंग सिस्टम। IFRS के लिए बोला गया वन वर्ल्ड वन अकाउंटिंग सिस्टम। जब दुनिया एक है तो सिस्टम एक रखो, ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो आसानी से अपना बिजनेस कर सके। बहुत परेशान था मल्टीनेशनल कंपनी, बिजनेस नहीं कर पाता था, तो IFRS बनाया गया, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये उसी कंपनी पर लगेगा जो मल्टीनेशनल कंपनी, ये उसी पर लगेगा जो कौन सी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर ही IFRS लगेगा। ध्यान रखिएगा, IFRS केवल मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर ही लगेगा। तो तीनों में अंतर भी दिया हुआ है और मुझे लगता है कि सारे लोग इसको देख सकते हैं। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन जारी किया, ICAI,
INDAS कौन जारी किया है? तो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और IFRS जारी करने वाला है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यहाँ तो लिखा हुआ भी। ये इंडिया में लगेगा, मेनली इंडिया के लिए, ये इंडिया के लिए है, और ये वर्ल्ड वाइड है, कहीं भी लगता है। तो ये हम लोग देखिए फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है अकाउंटिंग प्रोसेस। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है दोस्तों अकाउंटिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर लिए। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। आपका कमेंट हमारे लिए फीडबैक का काम करता है, पावर बूस्टर का काम करता है। कमेंट नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं, तो याद रखना है कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं कर देना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2।